राधे राधे। नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, है ना। इसमें कंप्लीट गाइड है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, है ना। ये सभी एसएससी, यूपीएससी, एमसीआरई और अदर एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं कैट में, है ना, जैसे ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, ये सब भी मैंने बता रखा है। तो आपको आज तक की लेटेस्ट अपडेट, दैट इज 15 दिसंबर 2025 तक की लेटेस्ट अपडेट तो आपको मिल जाएंगी। इसमें किसी तरह का कोई डाउट ना रहे आपको, और कोई डाउट है तो यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं आप, या मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं अपने। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इसकी। सो कैट क्या है? ये स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी बोल सकते हो ना, अर्ध न्यायिक की एक तरह से मान लो आप। डील्स विद सर्विस मैटर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। हाई कोर्ट पर बर्डन कम रहे इसके लिए इसको बनाया गया है। इसमें जो सिविल प्रोसीजर कोड है, कानून है ना, कि फलाना धारा के अंतर्गत 302 का मर्डर चार्जेस हैं, ये सब लागू नहीं होता है इसमें। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लागू होता है। ठीक है, आप अपने नोट्स में लिख भी लीजिएगा। कुछ चीज़ें स्लाइड में मैंने नहीं लिखा है या मिस हो जाती, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल क्या है? तो आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू कैट बना है। ठीक है, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत आया है ये। पार्लियामेंट को पावर है ट्रिब्यूनल्स बनाने की। कैट बना कैसे? तो लॉ कमीशन जो 1958 का था ना, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एआरसी जिसको बोलते हैं, यूपीएससी में आपने पढ़ा होगा, सेकंड एआरसी रिपोर्ट, फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट, उसने रिकमेंड किया था कैट के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो लेटेस्ट एक ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 में आया था, जिसमें काफ़ी चेंजेस किए थे गवर्नमेंट ने। जैसे टर्म 4 साल कर दिया था चेयरमैन का, है ना। तो अभी गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर से वो कैंसिल कर दिया, की प्रोविजंस कैंसिल कर दिए। और अभी 5 साल का टेन्योर फिर से लागू हो गया है। ठीक है, ये लेटेस्ट है एकदम, अभी नवंबर में हुआ है आई थिंक। पहले था मिनिमम जो एजेस थी वो 50 साल की थी, है ना, अभी वो भी हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो डिफिनेशन भी हट गई है। सो अभी आप ये जान लीजिए कि जो मिनिमम वाला टेन्योर था ना, वो तो हट चुका है पूरी तरह से। ठीक है, अभी लेटेस्ट जो केसेस हुए हैं, ये मद्रास बार एसोसिएशन ने केस किया था। इतना डेप्थ में आपको एम्स के लिए जाने की जरूरत नहीं है, जो कैंडिडेट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए। ठीक है, मद्रास बार एसोसिएशन ने केस किया, तो उस पर अभी अभी ये डिसीजन आया है। सो अभी के लिए तो आप ये जान लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाइए। ठीक है, जो कि ऑटोनॉमी, ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्मिटी लाएगी अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, सो कौन सा एक्ट अभी हटाया सुप्रीम कोर्ट ने? तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1985 में। सीआरई में सेम क्वेश्चन पूछा है, सीआरई 2025 में पूछ रखा है या 24 में पूछ रखा है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कैट स्टेब्लिश कब हुआ है, किस एक्ट के अंतर्गत? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के अंतर्गत। लागू कब हुआ? 1 नवंबर 1985 से। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट इनैक्ट कब किया गया था? 1985 में, लेकिन इफेक्टिव हुआ जुलाई 1 1985 से। हम्म? यहाँ पब्लिक से सर्वेंट अपने जो ग्रीवियांस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो सर्विस कंडीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सो वो चीज़ें यहाँ पे सॉल्व की जाती हैं। ठीक है, कैट में ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हाई कोर्ट में इतनी पेंडेंसी चल रही है, सो कैट रहेगा तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स यहीं पे सॉल्व हो जाएंगी, है ना? और इसमें एक्सपर्ट मेंबर्स भी रहते हैं, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है, सर्विस रूल्स का नॉलेज है। सो ये बेनिफिट देता है, एक्सपर्टीज रहती है, एंड नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होता है। सो चीज़ें आसान है ना, जल्दी स्पीडी डिस्पोजल हो जाता है, केसेज का पेंडेंसी कम होगी। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कैट, सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन पे लागू होता है, यूनियन टेरिटरी एम्प्लॉइज हैं उन पे लागू होता है, पीएसयू एंड ऑटोनोमस बॉडीज पे लागू होता है। कैट में जो भी सर्विस रिलेटेड मैटर है वो आप ला सकते हो। कैसे केसेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे रिक्रूटमेंट है, प्रमोशन डिस्प्यूट्स है, पे है, पेंशन है ना, सीनियरिटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको, मान लीजिए
सीसीए में आपको गलत तरीके से सस्पेंड कर दिया गया। तो वो है डिसिप्लिनरी एंड ट्रांसफर मैटर से। करंटली 215 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स कवर करता है कैट। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा इसके लिए। ऐसे केसेस जो कैट में नहीं ले जा सकते, तो जो आर्म फोर्सेस पर्सनल है वो कैट में केस नहीं ले जा सकते। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का स्टाफ कैट में केस फाइल नहीं कर सकते। जो मैटर्स है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एक्ट में, ठीक है, वो लोग कैट में केस नहीं फाइल कर सकते। जो पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट है ना, वो भी फाइल नहीं कर सकते केसेस कैट में। एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी होती है जो सुप्रीम कोर्ट जज हेड करते हैं। हाँ? एक चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन हाईएस्ट अथॉरिटी होता है, मस्ट बी अ सिटिंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। अपॉइंटेड फॉर अ 5 ईयर टर्म और अंटिल रीचिंग द एज ऑफ 65। कंपोजिशन क्या है? चेयरमैन है, जुडिशियल मेंबर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं। ठीक है, अभी क्या स्ट्रेंथ है? अभी इनकी स्ट्रेंथ है 69। 34 जुडिशियल है, 35 एडमिनिस्ट्रेटिव है। जुडिशियल मेंबर क्वालिफाइड होते हैं, जैसे हाई कोर्ट जजेस होते हैं ना, जो उनकी क्वालिफिकेशन होती है उतने क्वालिफाइड रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स कौन होते हैं? जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, बेंचेस कितनी है? देयर आर 19 बेंचेस एंड 19 सर्किट बेंचेस इन द कैट ऑल ओवर इंडिया। सेवरल सर्किट बेंचेस हैं, सर्किट बेंचेस अपडेट होती रहती हैं, कभी ज़्यादा हो जाएंगे कुछ, है ना, लेकिन 19 मेजर बेंच है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे है? तो वो भी नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मैंडेट एंड पावर क्या है? तो इसको सिविल कोर्ट की पावर है। किसी भी विटनेस को बुला सकता है, अपना खुद का ऑर्डर रिव्यू कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। अपील कहाँ होगी? तो एक्चुअली पहले तो अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती थी, है ना। एल चंद्रा केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट का में, तो उसके बाद अब अपील जो है ना, अब हाई कोर्ट में भी होने लगी है। अर्लियर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाते थे। ठीक है, एल चंद्रा केस के बाद आप देखेंगे कि कैट के ऑर्डर सभी हाई कोर्ट में अपील किए जा सकते हैं रिट पिटिशन के थ्रू, अंडर आर्टिकल 226 227, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एप्लीकेशन फीस कितना है? 50 रुपए है। ठीक है, कंटेम्प्ट केसेज के लिए कोई भी फीस नहीं। कैट इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे बड़ी बात तो ये है। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जा रहा है ना, और सर्विस रूल में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें अपनी नोटबुक से पढ़ा दे रहा हूँ आपको, जो आप लिख लीजिएगा। एप्लीकेशन अगर कोई है तो विद इन 1 ईयर में फाइल होना चाहिए ऑन विच फाइनल ऑर्डर हैज बीन मेड। ठीक है, जो ऑर्डर आया है आपका, जिसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, विद इन 1 ईयर में फाइल होना चाहिए। अगर मेंबर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है, तो जो चेयरपर्सन होगा उनको दिया जाएगा डिसीजन के लिए कि भाई आप डिसाइड करो। ऑर्डर फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है। ठीक है, अब 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लाई करना होता है उनको। ठीक है, या अगर कोई टाइम लिमिट दी है तो उसके अंदर अंदर लागू करना होता है। और अगर कोई डिसीजन ऐसा है जो बहुत अच्छा डिसीजन आ गया है ना, बहुत लोगों को बेनिफिट करेगा, तो ऐसा डिसीजन इंडियन लॉ रिपोर्ट होती है, उसमें पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो अभी ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट हट ही गया है 2021, तो अभी जो लेटेस्ट है वो फिर उसे पुराने स्कीम पे लागू हो गया है। ये बहुत से लोग पढ़ेंगे नहीं इसको, मुझे पता है। उनको पता ही नहीं होगा क्या रिफॉर्म हुआ था। उन्होंने सर्च मारा गूगल पे, जो आया वो पढ़ लिया। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट भी पढ़ने होते हैं आपको। ठीक है, और करंट चेयरमैन कौन है कैट का, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, हम्म, चलिए अभी आपको कुछ और क्वेश्चंस करा लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अपने क्लासेस कितने अच्छे से किए। सो कैट इज स्टेब्लिश अंडर विच आर्टिकल? तो आर्टिकल 323A में
कैट लागू हुआ है। ठीक है, कैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1985। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज आया हुआ है सीआरई में। हेडक्वार्टर ऑफ कैट कहाँ है? तो नई दिल्ली में है ना। अपील कहाँ जाएगी? तो ये जो बी लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, ये चेंज हो गया अभी, अब हाई कोर्ट में जाती है। ठीक है। अभी एल चंद्रा केस हुआ था एक पहले, तो उसके हिसाब से अब हाई कोर्ट में पिटिशन लाई होती है। आर्टिकल 226 227 मैंने पहले पढ़ा लिया है। ठीक है, इसको, ये आंसर बी गलत है, इसको इग्नोर करिएगा। हाई कोर्ट इज द करेक्ट आंसर, आंसर ए। कैट का जुरिस्डिक्शन कहाँ पे नहीं है? तो आर्म फोर्सेज पर नहीं है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि और कहाँ कहाँ जुरिस्डिक्शन नहीं है ना। एक्सेप्शन से याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एमसीक्यू यही पूछता है आपसे। ठीक है, चेयरमैन ऑफ कैट कौन अपॉइंट करता है? तो भाई प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, है ना। उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है? मैंने पहले बता रखा है कि हाई कोर्ट जज के इक्विवेलेंट क्वालिफाइड होता है। ठीक है, ये रिटायर्ड या सिटिंग जज हो सकता है। प्रिंसिपल बेंच कहाँ है? तो दिल्ली में है। एप्लीकेशन फीस कितनी है? तो 50 रुपये एप्लीकेशन फीस है ना। आप 50 रुपये देके फाइल कर सकते हैं पिटीशन। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 1985 में हुआ है। तो कैट में जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर दोनों होते हैं। टोटल 69 मेंबर है। ठीक है, 34 मेंबर जुडिशियल हैं, 35 मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। यानी इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर एक ज़्यादा है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट करें। टेलीग्राम पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, है ना। अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।